नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। लोगों को मिट्टी से जोड़े रखने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर माटी कला मेला लोगों के इस्तकबाल के लिए तैयार हो चुका है। लखनऊ के खादी भवन में 21 से 30 अक्टूबर तक चलने वाले मेले में 50 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। मेले के पहले ही दिन लोगों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि राजधानी वासियों को मिट्टी के बर्तन खूब पसंद आ रहे हैं। लखनऊ में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के परिसर में शुरू हुए माटी कला मेले में प्रदेश के तमाम जनपदों से आए शिल्पकारों एवं कारीगरों द्वारा 50 स्टॉल लगाकर मिट्टी से निर्मित अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन माटी कला बोर्ड के महाप्रबंधक IAS अधिकारी उज्ज्वल कुमार की मौजूदगी में प्रदेश सरकार के MSME मंत्री राकेश सचान फीता काटकर किया गया। इस मौके पर हॉर्नबिल टीवी ने मिट्टी के प्रोडक्ट्स को लेकर स्टॉल संचालक नवीन प्रजापति से बातचीत की है। सम्मान, पहचान और उत्थान के साथ एक बार फिर माटी कला बोर्ड का माटी कला मेला शुरू हो चुका है और देख सकते हैं आप ये माटी कला, ये सारे जो उत्पाद हैं, कहते हैं, बताया जाता है कि माटी से बने हुए हैं, यानी मिट्टी से बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी इनको सराहा जाता है, क्योंकि पिछली बार के भी जिस तरह से यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी थी तो माना जा रहा है आज, हालांकि पहला दिन आज इसका आगाज़ हुआ है और माना जा रहा है कि यहाँ पर जैसे जैसे ही समय बीतेगा लोगों की भीड़ उमड़ती रहेगी, क्योंकि इस बार भी जिस तरह पिछली बार भी काफ़ी कुछ नया था, इस बार भी कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ नए प्रोडक्ट आए हैं जो यहाँ जो कस्टमर हैं यानी जो ग्राहक आएंगे उनको काफ़ी पसंद आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, स्टॉल लगाए हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर नवीन प्रजापति मेरा नाम है। अच्छा, प्रजापति जी, अधिकतर यहाँ पे लोग प्रजापति ही कम्युनिटी के लोग होते हैं। सर अच्छा, इस बार क्या खास है? सर इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है सर, जैसे कि ये सब नए प्रोडक्ट आए हुए हैं और ये देखिए हमारा ये नया प्रोडक्ट है, ये हमने बनाया, हमारे यहाँ बनाया सर। ये देखिए ये सर पूरा हाथ का काम है। अच्छा, ये पूरा जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि पोटली बुनकर हैं, ये देखिए ये हाथ से डलिया बनाते हुए कुम्हार, ये सब चीज़ें हाथ से बनाई गई, बहुत अच्छा और सही। और खादी भवन भी हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है जी। अच्छा, आप खादी भवन आपको सपोर्ट कर रहा है और ये बता रहे कि आप हाथ से बनाया। मुझे ये बताइए, आपने खुद बनाया है कि कहीं और से लेके? दादाजी ने बनाया है। मैं झूठ नहीं, मेरे दादाजी ने बनाया है। ये सारी चीज़ मेरे दादाजी के हाथ की बनी है, मेरे घर की मूर्तियाँ ये सब। अच्छा, जो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं और जो आपने ये दिखाई है कि दादाजी ने आपने बनाया, और जितना और भी यहाँ पे जो है प्रोडक्ट है वो क्या लगता है इस बार नया क्या है? नया तो आपने बता दिया, आपने खुद ये जो है मिट्टी के ही बने हुए हैं। पहली बात तो ये सब कुछ मेरे पास मिट्टी में, आप पूरा चेक करके लीजिए, POP कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये माटी मेला है, POP हम लोग कुछ लाते ही नहीं है। और दीपावली में सिर्फ मिट्टी की मूर्तियाँ ही पूजी जाती हैं। इस बार लेकिन एक थोड़ा सा ये लगता है जो कस्टमर आते हैं उनका रेट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं रेट काफ़ी होता है सर। ये कस्टमर को लगता है, कस्टमर तो चाहता है कि बहुत कम मिले। हम लोग होलसेल मार्केट से भी, बाहर का जो रिटेल कस्टमर होता है उससे भी कम देते हैं। ठीक है, आप माटी कला में मेला में स्टॉल लगाए, इनका साफ कहना है कि जो प्रोडक्ट आए हुए हैं काफ़ी, जो यहाँ के जो कस्टमर आएंगे उनको काफ़ी लुभाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रोडक्ट हैं ये हस्त यानी हाथ। मेले में काली मिट्टी के बने बर्तन लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। स्टॉल संचालक शिव कुमार का कहना है कि सरकारी प्रोत्साहन की वजह से इस बार और अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। हम इस वक्त मौजूद हैं खादी भवन में और यहाँ पर आज से माटी कला मेला की शुरुआत हुई, आगाज़ हो चुका है और 30 अक्टूबर तक की माटी कला मेला यहाँ पे चलता रहेगा। और देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं, ये सब जितने भी पूरे या माटी कला मेला में जो भी स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं हाथों से बनाए गए हैं और ख़ास तरह की मिट्टी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और सरकार का अगर फोकस है, सरकार का फोकस ये है कि जो मिट्टी के जो उत्पाद हैं उनको सही पहचान मिले, सम्मान मिले और इसका उत्थान हो। और इसी तीनों थीम के साथ ही माटी कला बोर्ड की जो मेला है उसकी शुरुआत भी हुई है। और देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर ये जो बर्तन हैं जो आपको दिख रहे हैं, काले रंग में हैं, लेकिन ये सभी जो है मिट्टी के बने हुए हैं, इसमें मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और काफ़ी ये जो है अट्रैक्टिव भी हैं, काफ़ी आकर्षक हैं। और ये माना जा रहा है कि जो यहाँ के जो लोग लगाए हुए हैं इनका कहना है कि इस बार जो है जो ग्राहक आएंगे उनको काफ़ी ये पसंद भी आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं इसके स्टॉल के संचालक, उनसे बात करें। क्या नाम है? इधर आइए। शिव कुमार प्रजापति। शिव कुमार जी, आपने पिछली बार भी यहाँ पर अपने उत्पाद लगाए थे, प्रोडक्ट लगाए थे। पहले तो ये जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे थे, अभी बना रहे थे, इसमें क्या खास है, किस मिट्टी के बने हुए हैं, इसके बताइए।
ये काली चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं। ये झरना है, इसमें मोटर, जो कूलर में मोटर लगती है, पानी वाली मोटर लगती है, पानी चलता रहता है, रिवर्स होता रहता है, देखने में अच्छा लगता है। शिव कुमार जी, जो आम तरह की जो मिट्टी होती है, जो नॉर्मल मिट्टी होती है, नॉर्मल मिट्टी से हट कर ये काली मिट्टी क्या होती है, इसमें खासियत क्या होती है? इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, फटती नहीं है। जैसे कोई बड़ा पीस बनाए हैं तो आप फटेगा नहीं है, और जो ये नॉर्मल मिट्टी होती है, बालू मिला हुआ होता है, तो ये बड़ा पीस बनाएंगे फट जाएगा। ये मजबूती से पकड़ होती है इसमें काली चिकनी मिट्टी में। अच्छा, पिछली बार आपने भी स्टॉल लगाया था, क्या एक्सपीरियंस रहा था? कितनी आप लोगों को, जो ग्राहकों को वाकई में ये भाए थे, और क्या उम्मीद करते हैं इस बार? पहले तो पिछली बार का एक्सपीरियंस बताइए, और इस बार उम्मीद क्या करते हैं? हम तो शुरुआत से लगा रहे हैं, बहुत अच्छा मेला चलता है यहाँ पे। अब तो और प्रचार प्रसार हो गया, 3-4 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था पिछले साल का। इस बार की क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस जाएगा। कैसे रिस्पांस अच्छा जाएगा, लेकिन कोई उम्मीद तो है, क्या चाहते हैं, किस तरह से अच्छा जाएगा? हर साल की अपेक्षा अब की बार सजावट भी अच्छी है इसकी, और जो ये टेंट वेंट लगा है बहुत अच्छा लगा है। पिछले साल तो थोड़ा ये बीच में नहीं लगा था, तो पब्लिक को धूप लगती थी। इसके बार बहुत अच्छी सजावट भी हुई है, तो इससे लग रहा है कि अच्छा रिस्पांस जाएगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो प्रोडक्ट यहाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी रेंज से बाहर हैं, ऐसा नहीं लगता है कि जो आम लोग कहाँ खरीद पाएंगे इसको? नहीं, ये जो रेट बताया हमने, ये इसमें डिस्काउंट हो जाएगा जो लेना चाहेंगे। ठीक है, बाकी बताने के लिए लोग डिस्काउंट कराते भी हैं, इसलिए कुछ बताना पड़ता है अलग से। अगर बताएंगे नहीं तो फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, आप शिव कुमार जी हैं, जिनका साफ कहना है कि जो ये मिट्टी के, जो खास तौर से काली मिट्टी के बर्तन हैं, ये इस बार भी इनको उम्मीद है कि जिस तरह से पिछली बार इन्होंने स्टॉल लगाया था माटी कला मेला में, पिछली बार की कंपेयरिंग में इस बार इनको उम्मीद है कि जिस तरह से आगाज़ हुआ है, जिस तरह से यहाँ तैयारी हुई है, तो इनको पूरी उम्मीद है कि इस बार इनको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर बात देश की मिट्टी की हो तो लोगों को झुकाव और लगाव अपने आप ही इस ओर खींच लाती है। मेले में खरीदारी करने आए अनिकेत तिवारी नाम के युवा ग्राहक का कहना है कि लोगों को ऐसे ही उत्पादों को खरीदना चाहिए। इससे रोजगार के साथ ही देश के उत्पादों को नई पहचान भी मिलेगी। अनिकेत तिवारी। अनिकेत जी, आज आपने यहाँ पे खरीदारी की है माटी जी। कला मेला में। जी जी। पहले भी आते रहे कि या पहली बार है? नहीं, मैं पिछले साल भी आया था यहाँ पे। एक्चुअली खादी के सौजन्य से लगता है यहाँ पे हर साल, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इको फ्रेंडली दिए मिल जाते हैं हमें इजीली, और पॉल्यूशन वाला भी कोई सीन नहीं है कि प्लास्टिक वगैरह यूज़ हो, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी मिल जाती है, कलरफुल दिए होते हैं, तो अच्छा लगता है, देसी आइटम है। अनिकेत जी, इस बार जैसे कि आपने बताया कि पिछली बार भी आप लिए थे, इस बार भी ले रहे हैं, तो क्या सरकार ने जो ये पहल की, एक ही प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ मिल जा रहा है, खासतौर से मिट्टी के, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छी पहल है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो अपनी शॉप्स लगाने आते हैं लोग, उनको भी फ़ायदा मिलता है। उनके भी जो लघु उद्योग या छोटे उद्योग हैं उनको फ़ायदा मिलता है। मिट्टी के कुम्हार वगैरह इसमें अपना पाते हैं, अपना योगदान कर पाते हैं। देश की कहीं ना कहीं राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका कुछ ना कुछ योगदान तो हो रहा है। मॉडर्न जमाने के हैं आप, जी और जी। क्या नहीं लगता है कि मॉडर्न जमाने को लोगों का लगाव इस तरह झुकाव मिट्टी की हो? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सबका झुकाव मिट्टी की ओर होना चाहिए। देश की मिट्टी की तरफ तो पहला झुकाव होना चाहिए। जितने भी जो विदेश से आइटम आते हैं, अगर वो हम लोग लेना कम कर दें और अपने देश की चीज़ों को बढ़ावा देंगे कहीं ना कहीं, तो उससे फ़ायदा तो हम ही लोगों का है ना। ठीक। इस बीच प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने मेले में लगे स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया और लोगों को टूल किट का प्रमाण पत्र भी दिया। इस दौरान हॉर्नबिल टीवी ने मंत्री राकेश सचान से एक खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, 2018 के बाद जो पहचान मिली है, ये दो हस्तशिल्पों कारीगरों को एक वैश्विक मंच मिला है, और काफ़ी अभी हमने बात की लोगों से, काफ़ी खुश रहते हैं, कह रहे थे कि पहले जो रिस्पांस मिला था, इस बार जो सरकार ने जो प्रोत्साहन किया है, अच्छा उम्मीद है उन्हें, क्या कहेंगे? देखिए, माटी कला बोर्ड के गठन के बाद लगातार सरकार जो है हमारे मिट्टी के जुड़े बर्तनों को वो नहीं हो पाएगा। वीडियो जाने अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में सभी पार्टियां कमर कसती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा एक साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, वहीं भाजपा भी आरएलडी के साथ चुनाव लड़ रही है। इसी चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। इसके साथ ही वह कई जनसभाएं भी करेंगे।
यही नहीं, सीएम योगी के साथ साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री की रैली से पहले यूपी में भाजपा के मंत्री माहौल बनाने का काम करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है और वोटर्स को साधने की कवायद भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। चिलचिलाती धूप तो कहीं बेतहाशा गर्मी, कहीं तापमान 45 डिग्री तो कहीं उससे भी अधिक। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं करते रहे, रैलियों को संबोधित करते रहे और स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर के सामने आए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 राज्यों में 400 से अधिक रैलियां करी। अब ऐसे में उपचुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि चुनावी प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत प्रचारक के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीएम योगी ने 400 से अधिक रैलियां करी थी, तो उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड पूरे देश के अलग अलग जगहों पर बढ़ चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान 54 दिन तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निरंतर आमजन के बीच में पहुंच रहे थे। इतने दिनों में उन्होंने 170 चुनावी कार्यक्रम करे और उसके साथ साथ 12 राज्यों में उनकी चुनावी जनसभा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 137 जनसभा, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन और 12 रोड शो किए। इसके अलावा काशी में नारी बंदन कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। तो कुल मिला के जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 राज्यों में चुनावी प्रचार किया, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ शामिल है। 6वें चरण की वोटिंग 25 मई को हुई थी। इस दिन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिरसा, कुरुक्षेत्र, पूर्वी दिल्ली, बिहार की पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ओडिशा की पूर्वी लोकसभा सीट पर वोट डालने के लिए लोगों से अपील करी थी। और अब जब उपचुनाव नज़दीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ चुकी है। अभी फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक 9 सीटों में 18 जनसभाएं सीएम योगी करेंगे। एक सीट पर 2 जगह पर कार्यक्रम होंगे, रोड शो भी मुख्यमंत्री निकालेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी जी को भी अलग अलग जगहों की कमान सौंपी गई है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर दी गई है, क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक अच्छा प्रचार किया था और यूथ के बीच में इम्पैक्ट डालते हैं, तो अब उपचुनाव में भी सीएम योगी की डिमांड बढ़ी हुई है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से ये रोड शो होते हैं और क्या कुछ इसमें होता है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी की एक साख दांव पे लगी हुई है और ये कहा जा रहा है कि जो 6 सीटें जिन पे सपा का कब्जा है, उन 6 सीटों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी और सत्ता में आएगी, उन 6 सीटों पर भी कैसे जीत का परचम लहराना, इन तमाम चीज़ों को लेकर रणनीतियां बन रही हैं। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित किए हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो और कार्यक्रम को लेकर के जरूर डिटेल्स आ गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए कांग्रेस ने घोषणा की है कि वे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए होने वाले आगामी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद दोनों दल सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाए। नतीजतन कांग्रेस ने सभी 9 निर्वाचन क्षेत्रों में सपा को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला जलाने के आरोप में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनीष हिंदवी ने इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की है। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में मनीष हिंदवी ने इस मुद्दे पर चर्चा की और राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस का रुख व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष हिंदवी जी हैं, वाइस चेयरमैन है मीडिया पर्सन के कांग्रेस के। इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना। सर, क्या लग रहा है, कितनी सीटों पर, अब तो सीट की बात नहीं है, अब तो यहाँ समर्थन की बात आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्लियर नज़र आने लगा है कि 10 सीटों पर सपा लड़ेगी लेकिन कांग्रेस समर्थन करेगी। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी ये आधिकारिक बयान नहीं है और अभी ऊपर से आदेश नहीं आया है, अभी इस पर बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है इंतज़ार करना चाहिए जब तक आधिकारिक बयान ना आ जाए। और हम पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उस सोच के साथ हैं जिस सोच के तहत इंडिया गठबंधन का गठन हुआ कि भाजपा की तानाशाही जो मतलब एक तरीके से ताकत बना दी है इन्होंने, जिस तरीके से
संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही है, जिस तरीके से आम आदमी के अधिकारों का दमन हो रहा है, जिसके लिए राहुल जी पूरे देश में लड़ रहे हैं, हम उस सोच के साथ हैं और उस सोच के तहत हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे दिनेश प्रताप सिंह के सामने जो पुतला फूका गया उसके ऊपर 22 लोगों पर FIR दर्ज हो गई है कल, जिस तरीके इस पर आप क्या कहेंगे? इसी तानाशाही की तो बात मैं कर रहा हूँ। दिनेश प्रताप सिंह ने हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी, तो क्या उस टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन का अधिकार भी हमारा नहीं रह गया? एक तो आपने अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, ये आपकी महिला विरोधी सोच को बताता है कि आप महिलाओं से किस तरीके का कुंठा का भाव रखते हैं। एक महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी आपका मंत्री करता है, आप उसको बर्खास्त भी नहीं करते अपनी मंत्रिमंडल से, और अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं तो आप FIR हमारे खिलाफ करेंगे। क्या लग रहा है उपचुनाव की रणनीति क्या लग रहा है इस बार? कितनी सीटें इंडिया गठबंधन निकाल पाएगी? क्या तैयारियां आप लोगों की चल रही है? इलेक्शन नहीं लड़ रहे लेकिन समर्थन तो रहेगा, तो कैसे समर्थन आप देखते हैं इसको पूरे उपचुनाव में? क्योंकि बीजेपी भी जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं किया, लेकिन जल्द से जल्द उनके भी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। हमने 10 सीटों पर अपना संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन कर लिया है। हमने बूथ लेवल के कार्यकर्ता बना लिए हैं, हमने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का हर 10 पर एक लीड BLA बना लिया है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं भाजपा को जवाब देने के लिए। हम पूरी तरीके से तैयार हैं इंडिया गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगे बहराइच मामले पर? जिस तरीके से बहराइच का जो दंगा था वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता गया और उपचुनाव भी था, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से नोटिस कर दी गई थी, चिपका दी गई थी वहाँ पर दंगा किए थे 22 घरों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने का अभियान का जो आदेश था अधिकारियों को दिया गया था, अब उस पर रोक लगा दी गई घरों को तोड़ने के लिए। 7 साल से आपकी सरकार है, 7 साल से वो अवैध नहीं थे, आज अचानक से अवैध हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोपित का मकान सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता कि वो आरोपित है, क्योंकि उस मकान में बच्चे भी रहते हैं, पत्नी भी रहती है, बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं। इसी तानाशाही की तो बात मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि आप किसका घर गिरा देना चाहते हैं? उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों के घर हैं। सवाल हिंदू मुसलमान से ज़्यादा इनकी इस तानाशाही सोच की है जिसके तहत ये पूरा प्रदेश चलाना चाहते हैं। बाकी तो हिंदू मुसलमान इन्हें इसलिए करना है क्योंकि और कुछ इनके पास है नहीं, विकास ये करते नहीं है, काम ये करते नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना है। सरकार तो कह रही है कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं? एक NCRB है जो केंद्र सरकार के तहत काम करती है, उस NCRB ने कहा है कि उसके आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध घटने के बजाय बढ़ गए हैं। वो कहती है कि पूरे देश में जितने महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं 1/4 अकेले यूपी में होते हैं। तो ये तो ना हम कह रहे हैं ना कोई और पार्टी कह रही है, तो NCRB कह रही है, तो इसका मतलब सरकार, केंद्र सरकार की एजेंसी झूठ बोल रही है, वो आंकड़े फर्जी हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जो 10 सीटों पर उपचुनाव, 9 सीटों पर उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। अब देखना होगा कि कब चुनाव के जो नतीजे होंगे वो क्या सामने आते हैं। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें वो दोनों लोग मिलकर कितनी सीटें निकालते हैं, बड़ी बातें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि NCPCR लगातार मदरसों के खिलाफ काम कर रहा है और हर मौके पर मदरसों को निशाना बनाता है। डॉक्टर जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की योजनाओं को विफल कर दिया है। उनका मानना है कि मदरसों को संकीर्ण नज़रिए से देखना ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के बच्चे ही नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के बच्चे भी पढ़ते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि उन्होंने खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और यह बच्चों की शिक्षा का मामला है जिसमें माता पिता अपनी मर्जी से निर्णय लेते हैं। डॉक्टर जावेद ने कहा कि हिंदू और मुस्लिमों को शिक्षा का केंद्र बनाना सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जितनी तारीफ की जाए वह कम है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि NCPCR को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लगातार मदरसों के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक अभियान छेड़ रखा है। जब उसको मौका मिलता है कोई न कोई मदरसों पे आरोप लगाना, मदरसों को तंग नजरी से देखना, मदरसों को जाके नज़दीक से न देख पाने के कारण मदरसों के बारे में गलत धारणा रखना,
मदरसे किस तरह से काम कर रहे हैं, अंत्योदय के तर्ज पे मदरसे काम कर रहे हैं। ऐसे पंक्ति में खड़े ऐसे बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं जिन्हें एजुकेशन अभी मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में मदरसों के अंदर बात बात में मुसलमान हिंदू करना, हिंदू बच्चों को वहाँ से निकाल कहीं और प्रवेश दिलाया जाए, इस तरह की बातें करने का आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसका मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और NCPCR के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। मदरसों को तंग नज़र से देखना अच्छे संकेत नहीं है। बहुत सारे बच्चे संस्कृत स्कूलों में पढ़ते हैं जो हिंदू मुसलमान समाज के मुस्लिम समाज के होते हैं, हिंदू समाज के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचा। ऐसे में इस तरह का नज़रिया रखना और अभिभावक अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ पढ़ाएंगे। शिक्षा के केंद्र में हिंदू मुसलमान करना ये कहीं से उचित नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।